हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आरती आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले हम इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ते थे और आज भी फिजिक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने आप सभी के लिए बीएससी केमिस्ट्री भी स्टार्ट की है। तो कल हमने बनाई थी बीएससी केमिस्ट्री यानी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस वीडियो बनाई थी। आई होप आप सभी को वो वीडियो मिल गई होगी। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और फिर फिजिक्स गुरु इंडिया सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आपको स्टार्टिंग टू दी एंड सारी वीडियोस मिलेंगी, सारे नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और इंस्टा पर फॉलो करने के लिए आपको physics_guru_india ये आईडी है हमारी, इसको आपको फॉलो करना होगा। तो बेटा हम आज स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री। हमने पहले सिलेबस वीडियो बनाई थी, आई होप आपने वो देखी होगी और सिलेबस चेक भी किया होगा। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हमारी पहली बुक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहली यूनिट है हमारी, जो सबसे पहली यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा डुअल नेचर बताई गई है। किसकी नेचर बताई गई है? मैटर की। मैटर या इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर बताई गई है। अब कोई मान लो कि कोई लाइट होती है, वो कैसे चलती है? वेव्स में भी चलती है, पार्टिकल्स में भी चलती है। इसी चीज से रिलेटेड बेटा 1905 में आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया था। आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया था डुअल नेचर ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज की डुअल नेचर के बारे में उन्होंने बताया था हमें कि जो लाइट रेज जो होती हैं, लाइट रेज प्रकाश की किरणें जो होती हैं, वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों रखती है। मतलब वो पार्टिकल्स में भी और वेव्स में भी दोनों में होती है। लेकिन 1924 में डी ब्रॉगली नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। ये कॉन्सेप्ट यूज किया था किसके लिए? मटेरियल पार्टिकल्स के लिए। मटेरियल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं मटेरियल पार्टिकल। डी ब्रॉगली ने 1924 में मटेरियल पार्टिकल्स के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया था और उन्होंने बताया था कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, मतलब पार्टिकल और साथ साथ वेव नेचर दोनों शो करते हैं। ठीक है। और इसको और ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब जैसे जो पार्टिकल्स होता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है, उसको कहते हैं डुअल नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, यानी कि किसी मैटर की डुअल नेचर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट के नेम से। तो हमारा यूनिट 1 है और इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यूनिट 1 है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहला टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा पहली यूनिट का पहला टॉपिक। तो अब हम इस टॉपिक में बेटा साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। आप नोट कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया है कि कैसे जो लाइट रेज होती है पार्टिकल और वेव नेचर में होती हैं। यही चीज हमें बताई थी आइंस्टीन ने। अब हम यही लिखेंगे। तो लिखिए इन 1905 में आइंस्टीन ने क्या बताया था? उन्होंने एक दिया था कॉन्सेप्ट, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट।
लाइट रेज, क्या बताया था उन्होंने बताया था कि जो लाइट रेज होती हैं पार्टिकल और वेव नेचर दोनों रखती हैं. ही सजेस्ट दैट द लाइट रेज have particle as well as wave nature. Particle as well as wave nature. उन्होंने तो ये बताया था. अब हमने इसमें क्या बताया आगे, 1924 में डी ब्रॉगली ने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था. किसके लिए यूज किया था? उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया था मटेरियल पार्टिकल के लिए. तो आगे देखो, 1924 में जो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे, use this concept. 1924 D. Broglie used this concept for material particles. मटीरियल पार्टिकल्स. अब मटीरियल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. मटीरियल पार्टिकल्स लाइक electrons, protons and neutrons. ये हो गए मटेरियल पार्टिकल्स. और डी ब्रॉगली ने हमें क्या बताया था? अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डी ब्रॉगली ने बताया था कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? पार्टिकल और वेव नेचर दिखाते हैं. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, आगे लिखना है इसमें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मटेरियल पार्टिकल्स रिप्रेजेंट, मटेरियल पार्टिकल क्या करते हैं? विल रिप्रेजेंट पार्टिकल as well as wave nature. हो गया. मटेरियल पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करते हैं. और यही जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है डुअल नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर. अब एक चीज और बताओ, जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव नेचर या लाइट रेज जो होती है वो पार्टिकल और वेव नेचर कब शो करती है? जो लाइट रेज होती हैं वो पार्टिकल या वेव नेचर तभी तो शो करती हैं जब वो मोशन करें. कोई रूम है, उसमें एक छोटा सा हॉल है और वहां से लाइट रेज यानी कि सन रेज आ रही हैं. ऐसा मान के चलो सन रेज आ रही हैं, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल्स
में है या वेव में है, कैसे पता चलेगा? जब वहाँ पे मोशन हो तभी तो पता चलेगा। तो ऐसे ही जो मटेरियल पार्टिकल या और भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर या पार्टिकल नेचर तब शो करते हैं जब उनमें मोशन हो। तो ये क्या हो गया? डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मटेरियल पार्टिकल विल रिप्रेजेंट पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। आगे क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग देयर मोशन, ड्यूरिंग देयर मोशन। अब मोशन के टाइम वो पार्टिकल और वेव नेचर रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डुअल नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। इट इज नोन एज डुअल नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। हो गया? तो ये तो हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे? इनके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे इस चीज के लिए। किसके लिए? डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब हम इसमें आगे करेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब इस पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने। अब हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला डेराइव करेंगे। अब आगे देखो इसमें कैसे करना है ये। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हाइपोथेसिस द एनर्जी According to Planck hypothesis, the energy of photon can be calculated. The energy of photon can be calculated. कैसे कैलकुलेट करते हैं? Can be calculated as follows. E is equal to h न्यू। क्या होता है? E is equal to h न्यू। E क्या है? एनर्जी। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। E is equal to h न्यू। प्लांक्स हाइपोथेसिस एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E is equal to h न्यू। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। प्लांक के अकॉर्डिंग तो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी होती है ये। और अब हम क्या लिखेंगे? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। आइंस्टीन का रिलेशन निकालेंगे मास और एनर्जी में। आइंस्टीन का मास और एनर्जी रिलेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, according to Einstein, the energy can be calculated to mass by following relation. क्या होता
है आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन? आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम इंटू सी स्क्वायर। ई हो गई एनर्जी, एम हो गया पार्टिकल का मास और सी हो गई, सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। अब देखो इसमें भी E इज इक्वल टू एच न्यू है और इसमें भी E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, आगे देखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर बनता है। अब हमें एक बात बताओ, न्यू क्या होता है? न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेटेड होते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम न्यू की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हम न्यू की वैल्यू पुट करेंगे, न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू की जगह क्या आएगा, सी अपॉन लैम्डा इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से आगे करेंगे। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। देखो ये इधर c की पावर 1 है, इधर c की पावर 2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे लिख लो, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी। सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, c इंटू सी, और एक c से ये कैंसिल हो जाएगा। h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी, क्या बन गई, इक्वेशन बन गई एक, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। इसमें जो सी है, सबको पता है जो सी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, m जो है मास है, और लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे आगे। वेयर c is the speed of light, the speed of light, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, जो इक्वल होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये तो हो गई पार्टिकल्स के लिए। डी ब्रॉगली ने हमें क्या बताया था, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए भी बताया था। जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से उनकी स्पीड कम होती है जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। मटेरियल पार्टिकल्स की स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, कम होती है।
तो मटेरियल पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, सी को वी से रिप्लेस कर देंगे। अब सी तो है स्पीड ऑफ लाइट, और जो लाइट की जो स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा होती है और मटेरियल पार्टिकल की है इससे कम। तो क्या हो गए, हम सी को रिप्लेस कर देंगे वी से। आगे लिखो इसमें, बट मटेरियल पार्टिकल्स हैव लो स्पीड। मटेरियल पार्टिकल्स की स्पीड कैसी होती है, कम होती है। फॉर मटेरियल पार्टिकल्स, फॉर आगे लिखेंगे, फॉर मटेरियल पार्टिकल्स मटेरियल पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे, हम सी को रिप्लेस कर देंगे वी से। फॉर मटेरियल पार्टिकल्स सी, कैपिटल सी, स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्लेस कर दी जाती है बाई वी। वी से क्या कर दी जाती है, रिप्लेस। अब हम आगे क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट सी को वी से रिप्लेस करेंगे। इसमें आगे देखो कैसे होगा। अभी हम यही वाला फॉर्मूला लेंगे, ये इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। इक्वेशन थर्ड में सी को रिप्लेस कर दीजिए वी से। एम, सी की जगह क्या आ जाएगा, वी। एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये हो गया। अब एक बात बताओ, पी एम इंटू वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। एम इंटू वी इज इक्वल टू पी। मोमेंटम को किससे शो करते हैं, पी से। मोमेंटम हो गया। अब यहां पे हम इसकी जगह लिखेंगे पी। पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल फॉर्मूला, जो हमने मटेरियल पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। इसमें h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। p क्या है, मोमेंटम है। अब हम इसमें आगे लिखेंगे इसकी प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। इसमें आगे लिखो, इसके बाद लिखना, मैं ऊपर से रफ कर रही हूं। where h is Planck's constant and its value is 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जो P होता है वो वेरीफाई करता है कि पार्टिकल की जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और लैम्डा वेरीफाई करता है कि ये वेव नेचर शो करता है। देखो H तो हो गया कांस्टेंट, P क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। तो ये क्या शो करता है, वेव नेचर। तो ये फाइनल कंक्लूजन आया है इसका, in it P verify in it P verifies the particle nature।
वेरीफाइज द वेव नेचर। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला डेरिवेशन। और अब इसके आगे है इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। तो अब हम कल करेंगे इसमें इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये तो हो गया अब तक का फॉर्मूला डेरिवेशन। अब आपसे हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं।